कविता के पहले ही बंद में लहरतारा या मड़ुआडीह की तरफ से बसंत के आने का जिक्र है। और एक और बिंब देखिए, महान शहर का बिंब और बसंत के धूल के बवंडर से इस महान शहर के जीभ के किरकिराने का बिंब। अब आप इन बिंबों का यदि विश्लेषण करें और केदार जी की उस स्वीकारोक्ति का भी विश्लेषण करें जिसमें उन्होंने कहा है कि इस कविता के पहले ही बंद में कबीर की स्मृति आती है। हम जानते हैं कि मड़ुआडीह में रैदास हुए और लहरतारा में कबीर पाए गए। लहरतारा में कबीर का होना और मड़ुआडीह में रैदास का होना प्राचीन बनारस शहर की जो उपस्थिति है उसमें किरकिराहट की तरह दिखाई पड़ती है कविता के इस पहले बंद में। लेकिन कवि ने इसे रूपांतरित किया है कि वह किरकिराहट दरअसल शहर में बसंत के आने की आमद की बात है। और जब यह बसंत की आमद हुई है और वह भी अचानक, तो हुआ क्या है बनारस में। कविता में आप देखेंगे कि दो विरोधी बिंब बार बार नजर आएंगे, खास करके कविता के अंतिम बंद में। लेकिन आगे देखिए इस दूसरे बंद को, कवि का कहना है कि बसंत के आने पर होता क्या है कि शहर सुगबुगाने लगता है, यानी उसकी जड़ता में एक स्पंदन की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। कविता यह भी कहती है कि जो नहीं है वह फेंकने लगता है पछकियां, यानी इस सुगबुगाहट को जो स्वीकार नहीं करता है उसमें पछकियां फेंकने की गुंजाइश दिखाई पड़ने लगती है। यानी कि पुरानी से पुरानी जमी हुई जड़ता में भी आप देखेंगे कि एक स्पंदन की एक कसमसाहट दिखाई पड़ती है। कविता आगे कहती है कि आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। अब बनारस की उपस्थिति में गंगा का होना ऐसा संगसाथ है जिसका जिक्र हो ही नहीं सकता बिना गंगा के इस शहर का। और आप देखें कि कविता कहती है कि जब आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और उस बसंत की स्मृति के साथ जाता है, बसंत के उस वैभव के साथ जाता है, तब उसे घाट का आखिरी पत्थर मुलायम होता हुआ नजर आता है। यानी गंगा और अपनी मुलायमियत के साथ उसे नजर आ रही है, यानी उसमें और स्नेहिल नजरिया नजर आ रहा है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि उन आंखों में नमी है, यानी बंदरों की आंखों में भी उम्मीदें नजर आ रही है। इस बिंब के द्वारा कवि यह कहने का प्रयास करते हैं। और कवि का यह कहना है कि भिखारियों के निचाट खालीपन से भरे हुए कटोरों में एक अजीब सी चमक आती है। यानी सभ्यता के सबसे आखिरी कोने पर खड़े हुए आदमी को भी बसंत के इस आगमन से उम्मीद की एक बात उठती हुई नजर आती है। और कविता आगे यह कहना नहीं भूलती है कि क्या तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना। यानी खाली कटोरों में बसंत को महसूस करने की एक पूरी इबारत लिखती हुई कविता नजर आती है और पाठक से यह उम्मीद करती है कि उसकी आंखों में वह नजरिया जरूर विकसित हो जिसमें इस पहचान की ललक हो कि वह खाली कटोरों में उतरते हुए बसंत के एहसास को समझ सके। कहती है कविता आगे, यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। अब शहर का भरना और शहर का खुलना और शहर का खाली होना, ये तीन बिंब हैं। शहर का भरना, शहर का खुलना और शहर का खाली होना। यानी परंपरा दर परंपरा चीजें आती हैं, अपनी उपस्थिति से चमत्कृत करती हैं, अर्थवान करती हैं, शहर को भरती हैं और फिर वह परंपरा जाती है, लेकिन छोड़ जाती है स्मृतियां। अब हम जानते हैं कि काशी में महाश्मशान है और गोदौलिया यानी दशाश्वमेध से थोड़ा पहले विश्वनाथ मंदिर के पहले मणिकर्णिका। अब मणिकर्णिका में दूर दूर से शव लाए जाते हैं इस उम्मीद में कि शव को मुक्ति मिल जाएगी। और अब आप देखिए कि दो बिंब है, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ शव
कंधे पर लदे हुए, और वे आ रहे हैं अंधेरी गली से और जा रहे हैं चमकती हुई गंगा की तरफ। अब आप देखें कि एक अंधेरा है और एक चमक भी है। तो अंधेरी गली से आना यानी उन दुखद दुनिया से गुजरते हुए उम्मीद भरी दुनिया की तरफ जाना, यानी अंधेरे से चमक की ओर जाना। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग। कहते हैं बनारस की जो अलमस्त जिंदगी है उसमें लोग रस में डूबे होते हैं। शहर का नाम ही है, जो रस से बना है वही है बनारस। तो आप देखेंगे इत्मीनान का जिक्र करते हुए कवि कहते हैं कि शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे लोग चलते हैं, मंदिरों के घंटे धीरे धीरे बजते हैं, शाम धीरे धीरे होती है। और फिर कविता कहती है कि धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की एक सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। अब आप देखें कि यह धीरे होना कोई आलस्य का बिंब नहीं है, बल्कि उस सावधानी का जिक्र है जिसमें बहुत यत्नपूर्वक धीमे धीमे किसी काम को किया जाता है, और जिस सामूहिक लय को रचा जाता है उसमें अनेक तरह की आवाज़ें हैं, अनेक तरह के सुर शामिल हैं, जिसने दृढ़ता से समूचे शहर को बांधा हुआ है। और इस तरह से बांधा है कि कुछ भी गिरता नहीं, यानी कोई भी स्मृति छूटती नहीं, कि हिलता नहीं है कुछ भी, यानी जिस बारीक और जो स्पर्श भरी दुनिया है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो असावधानीवश छूट जाए। जो चीज़ जहाँ थी वहीं रखी है। और फिर कवि परंपरा की ओर जाते हैं, इतिहास की स्मृतियों के वैभव से कविता में एक अलग तरह की चमत्कृति नजर आती है। और कविता कहती है कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। तुलसीदास ने 80 घाट पर रामचरितमानस की रचना की थी, और कहते हैं कि तुलसीदास की खड़ाऊं रखी है वहीं पर, यानी अब 80 घाट, तुलसी मानस मंदिर और रामचरितमानस की याद और तुलसीदास की खड़ाऊं की याद। अब यह इस बात का जिक्र है, एक तरफ कबीर, दूसरी तरफ तुलसीदास, यानी परंपरा और परंपरा में हस्तक्षेप, और फिर से खड़ाऊं का जिक्र, यानी बनारस के स्मृतियों ने इन दोनों को खूबसूरती से संभाले हुए रखा है अपने जहन में, अपने वैभव में। कविता आगे बढ़ती है। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अब बनारस की जो सुबह होती है, जिसका जिक्र कई जगह है, गालिब को बनारस की सुबह बहुत पसंद आई थी, सुबह बनारस का जिक्र उन्होंने किया था। लेकिन बनारस की शाम भी लाजवाब होती है। और अब तो घाटों पर घंटियों की जो रौनक है वह लंबे समय से बढ़ती हुई एक दूसरी दुनिया में भी पहुंच चुकी है। कविता कहती है कि शाम में घुस आइए इस शहर में बिना सूचना के, और आप देखिए कि आरती के आलोक में कैसी है इस शहर की बनावट। लेकिन आप देखें कि अब यहीं से कविता की एक बहुत ही मजबूत कड़ी शुरू होती है, और परस्पर विरोधी दो दो बिंब कविता में बार बार आते हैं, और कविता की अर्थवत्ता का जो भाष्य है वह बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रकट होता है। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, यानी कि आधा जो स्मृतियां हैं उसमें है, और आधा वहाँ पर है जो मंत्र है, यानी एक एक जो उपस्थिति है उसको खोलने की ज़रूरत है। आप देखें कि मंत्र है क्या। मंत्र असल में अनेक तरह की स्मृतियों का समासीकरण है। अनेक तरह के ज्ञान के जो रास्ते होते हैं उनको जब आप एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वह मंत्र में रूपांतरित हो जाता है। तो अब आप आधा जल, जल एक पूरी व्याख्या है, और मंत्र यानी वह सूत्र है जिससे उस व्याख्या तक हम पहुंच सकते हैं। आधा फूल में है, आधा शव में। अब फूल है आस्था और शव है जीवन का अंत। अब आप देखें यहाँ भी दो बिंब है, फूल यानी आस्था और शव यानी जो जीवन का विराम है वह। आधा शंख में है। अब आप देखिए कि आधा शंख में, शंख बजाते हैं लोग मंदिरों में, अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। यानी यह बात इस कविता में आती है कि आधा होना तभी मुकम्मल है जब आपको इस बात का भी पता हो कि आधा क्या नहीं है।
आप पूरी ज्ञान परंपरा में एक सतत प्यास की जो उपस्थिति है शहर में, उसका जिक्र करती है कविता। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कविता की व्याख्या के पहले, कि किस तरह से आप देखें कि बनारस में कई तरह की चीज़ें आकर आपस में घुल मिल जाती हैं, लेकिन यह जो घुलना मिलना है उसमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कई तरह के विचारों का सामान्यीकरण नहीं है, बल्कि सामासिक दुनिया की उपस्थिति है जो बनारस के वैभव को पूरेपन में रचती है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, यानी जो विचार खड़ा है उसे किसी स्तंभ की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई स्तंभ न भी मिले तब भी विचार खड़ा है। जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। अब आप देखिए कि जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, यानी याद दिलाती हुई राख, चिता की राख यहाँ की बहुत मशहूर है, और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, यानी आप देखें कि घाट पर किस तरह से जो आग जलती है उसका किस तरह से आसमान की तरफ उठती है। तो राख और रोशनी के ऊंचे स्तंभ का जिक्र वो करते हैं और फिर कहते हैं आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। आप देखें कि बनारस की एक परंपरा यह भी है कि जो यहाँ के शैव लोग हैं, या फिर यह कहिए कि हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, वह हाथ उठाकर शिव और पार्वती को स्मरण करते हैं और नमन करते हैं उनका। अब यहाँ पर आदमी के उठे हुए हाथ का जिक्र है और कहती है कविता कि जो आग के स्तंभ हैं और पानी के स्तंभ हैं और धुएं के और खुशबू के स्तंभ हैं, ये उठे हुए हाथों के स्तंभ हैं, वे किस तरह से इस शहर की सुंदरता को या इस शहर की उपस्थिति को वर्णित करते हैं। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है, यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। कविता खूबसूरती से यह बताती है कि जो अलक्षित सूर्य है, यानी सूर्य क्या है? सूर्य रोशनी का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। अंधेरे के खिलाफ एक जो दुनिया हो सकती है, मुकम्मल दुनिया जो हर अंधेरे को दूर कर दे, वह अलक्षित है अभी। यानी बनारस की एक जो सतत प्यास है कि ज्ञान की एक जो सतत इच्छा है, या जीवन को अनेक तरह से देखने की जो चाहत है, और यह चाहत कितनी गहरी है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दुनिया भर की ज्ञान परंपराएं, दुनिया भर की जो संगीत परंपराएं हैं, यहाँ पर आकर मुकम्मल होने का प्रयास करती हैं। तो अर्घ्य दे रहा है यह शहर, शताब्दियों से खड़ा है गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर अपनी दूसरी टांग से बेखबर। बिल्कुल। अब कविता के अंत में यह बात आती है कि बनारस को देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी एक नज़र से बनारस को देखते हैं तो दरअसल बनारस को पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। लेकिन बनारस की जो विभिन्न परंपराएं हैं वह इसी तरह से एक साथ दृढ़तापूर्वक एक दूसरे के साथ बंधी हुई स्मृतियां यहाँ खड़ी है। यह अलग बात है कि एक टांग को दूसरी टांग की खबर नहीं है, यानी एक स्मृति को दूसरी स्मृति की खबर नहीं है, लेकिन बनारस का जो मुकम्मल मन है, बनारस को यदि इस कविता की राह से देखें तो बनारस की पूरी परंपरा आपको समझ में आती है, उसकी सुंदरता समझ में आती है, उसके घाट समझ में आते हैं, उसके वैभव को आप बखूबी समझ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने इस कविता को ठीक ढंग से समझा होगा। देखिए, केदार जी की कविता में बिंबों के माध्यम से जो दुनिया रची जाती है वह अपने ढंग से विलक्षण रूप से कविता के मर्म को प्रकट करती है। आवश्यकता इस बात की है कि बिंबों की ठीक ढंग से व्याख्या की जाए। मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि हर कविता इस बात की पूरी छूट देती है कि आप अपनी स्मृतियों के अनुभव के साथ इस कविता को या बिंबों को जोड़कर देखें। आपको यह बिल्कुल मैं तय बात कह रहा हूँ आपसे कि आपको कविता बहुत तरह के भाष्य की गुंजाइश से भरी हुई दिखाई पड़ेगी, और बड़ी और मुकम्मल कविता वही है जो पाठक की स्वाधीनता को इस तरह से उद्वेलित करती है कि कवि के बिंब और पाठक के बिंब दोनों मिलकर कविता के आस्वाद को
हर बार नए तरह से रचने का प्रयास करें। यही कविता की ताकत है। मुझे विश्वास है कि आपने ठीक ढंग से इस कविता को समझा होगा और इस बात की उम्मीद भी आपके मन में जगी होगी कि बनारस से गुजर कर, उसकी स्मृतियों से गुजर कर इस कविता को बार बार परखें, बार बार देखने का प्रयास करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगली बार हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें किसी अन्य कविता की